स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अच्छा, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सोल ट्रेडर्स हम कहते हैं जब भी हमारे पास एक अकेला पर्सन है और वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, और अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं तो हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जो है वो एक इनकम स्टेटमेंट होती है और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, ठीक हो गया। और उसके मुताबिक जो है वो हम देखते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उन्हीं एडजस्टमेंट से रिलेट करके हमारे पास ये क्वेश्चन है। अच्छा, अभी क्वेश्चन लिखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है एमआरएटोस लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल शोड द फॉलोइंग। ये आपको लेजर के बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैपिटल आपने इसके अंदर फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज अपने ध्यान में रखेंगे, कैपिटल को फाइंड करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अच्छा सबसे पहले मैं आ जाता हूं तो आपको कहता है जी मेरे पास प्रीमिसेस है एट कॉस्ट, ठीक है। फिर मशीनरी एट कॉस्ट आपके पास गिवन है। देन यू हैव प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, देन यू हैव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देन यू हैव सेल्स, फिर हमारे पास वी हैव परचेसेस, वी हैव सेल्स रिटर्न, परचेसेस रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, ये सबके क्लोजिंग बैलेंसेस है। कैरेज आउटवर्ड्स, रेंट रिसीव्ड, discount allowed, discount received, electricity, general expenses, ओपनिंग इन्वेंट्री। स्टॉक एट 1st अप्रैल का मतलब है ओपनिंग इन्वेंट्री, ये पुराना नाम है, पहले स्टॉक्स क्या क्या होते थे, तो दीज आर द सेम थिंग। देन वी हैव डेटर्स, डेटर्स आर अकाउंट रिसीवेबल्स, याद रखिएगा डेटर आर अकाउंट रिसीवेबल्स। देन वी हैव क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर अकाउंट पेएबल्स। देन वी हैव बैंक, बैंक के साथ ये आपको जो बैलेंस नजर आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये बेसिकली जो क्रेडिट बैलेंस है ये शो कर रहा है कि ये बैंक क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी वी हैव कैश, वी हैव ड्रॉइंग्स, वी हैव लॉन्ग टर्म लोन 11%। ये तो लोन के साथ 11% गिवन है बेटा, ये क्या है? What is this 11% given with the loan? ये 11% बेटा रेफर करता है इंटरेस्ट को, कि इस लोन पे 11% पर एनम हर साल 11% हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। समझ आ गई जी बच्चों यहां तक बात? जी आगे चलें, क्लियर? ओके। एडिशनल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो स्टॉक was valued 151 100, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास आ गई है। उसके बाद हमारे पास अगली बात आ जाती है नो इंटरेस्ट हैड बीन प्रोवाइडेड ऑन द लोन व्हिच हैज बीन टेकन ऑन 1 नवंबर 2007। सबसे पहली चीज जो बेटा यहां पर हमने नोट करनी है वो कह रहा है लोन लिया 1 नवंबर को। अच्छा, हमने कब की स्टेटमेंट बनानी है? प्रिपेयर्स एमेरेटोस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पुराना नाम है इनकम स्टेटमेंट का, तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2008, ठीक है, 30th अप्रैल 2008 को आपने बनानी है। अब आपने बनानी है 30th अप्रैल, आपने लोन लिया है नवंबर, नवंबर से अप्रैल कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? नवंबर से अप्रैल कितने महीने बनते हैं जी? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने मंथ्स बने? 6 मंथ्स। तो हम इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो होगा 6 मंथ्स का, ठीक है। अगली एडजस्टमेंट देख लेते हैं। वो कहता है जी ए आर टेनेंट, टेनेंट का मतलब होता है किराएदार हैड पेड ओनली 11 मंथ्स रेंट, सिर्फ 11 महीने का रेंट उसने दिया है। एंड 1 मंथ रेंट वाज ड्यू एंड अनपेड। अनपेड का मतलब क्या होता है? एक्रूड, अभी पे नहीं किया हुआ, 1 मंथ एक्रूड है। ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे आपको रेंट रिसीव्ड की अमाउंट दी हुई है 2420, जो कि वो कह रहा है सिर्फ 11 महीने की है, 1 महीने की नहीं है। तो 11 महीने से डिवाइड करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट कि ये कितना बनता है 1 महीने का। दैट इज 220, दैट इज 220, और 1 महीने का एक्रूड रेंट है तो दैट विल बी एक्रूड। क्लियर हो गया? और एक्रूड ऐड होता है माइनस होता है?
इनकम स्टेटमेंट में, ऐड या माइनस? सर अक्रूड एक्सपेंस या जी एक्रूड एक्सपेंस, या इनकम भी, एक्सपेंस हो इनकम हो, ऐड होगा माइनस होगा? ऐड होता है बेटा, ऐड, दैट विल बी एडेड, क्योंकि अभी आपने देना है ना। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास प्रीपेड है, जनरल एक्सपेंसेस एक्रूड अमाउंटेड टू 50, ठीक है। फिर डेट्स ऑफ 200 वर टू बी रिटर्न ऑफ, ये बैड डेट है। Depreciation was to be provided on machinery 40% using the reducing balance method. मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन है वो 40% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे है। डाउटफुल डेट प्रोविजन वाज टू बी 3% ऑफ द डेटर्स। शुरू करते हैं जी क्वेश्चन को। आज हम इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, कल हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को। तो द नेम ऑफ द पर्सन इज एमारेटो। फॉर्मेट को ध्यान से देखना है, इसी फॉर्मेट में हमें बनाना है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि वी हैव टू कॉलम्स इन द इनकम स्टेटमेंट, वन इज नोन एज द इनर कॉलम एंड अनदर इज नोन एज द आउटर कॉलम। तो दो लाइंस में यहाँ पे लगा लूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी जी सेल्स। सेल्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, देख लें, 243,000 है। लेस करेंगे इसमें से सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न की वैल्यू है मेरे पास 2040। 243,000 माइनस करेंगे 2040 which is 240960। इसके बाद नेक्स्ट थिंग होगी लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट। कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अगर मैं ऊपर अपने पास देखूं तो यहाँ पे मुझे उसने स्टॉक के नाम से वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, दैट इज 13,500। फिर परचेजेस, इस फॉर्मेट को बेटा बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने अपने दिमाग में देखते हैं। परचेजेस 184,000, then we have the purchases returns which is 1980। परचेजेस रिटर्न के बाद हमने देखना है कि हमारे पास कोई कैरेज इनवर्ड है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आई हैव द कैरेज इनवर्ड्स व्हिच इज 350।
which is 350. नेक्स्ट आफ्टर दैट हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें हमेशा एडजस्टमेंट्स में मिलेगी बेटा, ये कभी भी बैलेंसेस में नहीं होगी क्योंकि इन्वेंट्री काउंट एंड पे होता है. तो हमें यहां से मिलेगी 15,100 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है. अब हम निकालते हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज 13,500 प्लस 184,000 माइनस 1980 प्लस 350 माइनस 15,100. 540 ग्लास प्लीज एंड कर दीजिए. सॉरी सर ग्लास की दो डायमेंशन खाली ग्लास 540 रिप्रेजेंट कर दीजिए. 540 का डिवाइड कर दो. ठीक, ओके. 180,770 क्या कहते हैं? वो कहते हैं कासिम की क्लास है तो 140 बैंड कर दीजिए. 240,960 minus 180,770, that will give rise to the gross profit. So that will give rise to 240,960 minus 180,770. That will give rise to 60,190 of the gross profit. Did you get this? जी, यहां तक कोई मसला कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? जी नहीं सर. अयान, पक्की बात है, क्लियर है? ओके. अच्छा, अगली चीज हमने करनी है, यहाँ पर हमारे पास इनकम अवेलेबल है, रेंट रिसीव्ड है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास डिस्काउंट रिसीव्ड भी नजर आ रहा है मुझे, तो इसलिए हम पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमने इनकम्स लिखनी है. ठीक है, एड अदर इनकम्स. अदर इनकम्स में डिस्काउंट रिसीव्ड है और डिस्काउंट रिसीव की वैल्यू आपको ऊपर यहां पर दी हुई है, विच इज 1300. देन रेंट रिसीव्ड है जिसमें एडजस्टमेंट थी, 1 महीने का इंक्लूड था, और एडजस्टमेंट हमने करने के बाद 2420 प्लस 220 इसमें ऐड कर देंगे. बिजनेस हो गया. 2640. हाँ, उससे फॉर्म बैक, इसके फॉर्म बैक. अभी तुम्हारी कौन सी क्लास है? उसके बाद मैथ्स. इसके बाद मैथ है. मैथ्स के बाद फिर तुम्हारा टाइम रखना पड़ेगा. चलो मैं चेस्ट करता हूँ. पहले ए लेवल मैथ्स कराते हैं ना. हाँ, पहले वो ए लेवल मैथ्स कराते हैं. अभी ए लेवल मैथ है, वो ए लेवल कराते हैं पहले, उसके बाद वो. उसके बाद आईजीसीएसई होती है. तो उसके बाद फिर तुम्हारी वो कर लेंगे ना उसकी बिजनेस की. अच्छा, बीच में नहीं कर सकते जब वो ए लेवल की मैथ्स करा रहे हो. वही कह रहा हूँ ना, जो ए लेवल की मैथ्स करा रहे हो तो वापस. मैं वही कह रहा हूँ. इसके बाद ए लेवल की मैथ होती है. हाँ, तो उसमें करा दो बिजनेस से स्टार्ट. अच्छा, फिर हमारे पास आता है 1300 प्लस 2640. जी, यहां तक कोई इशू? अच्छा, डाउटफुल डेट को बेटा हमेशा देख लेना, एक बार ये और से समझ लें कि डाउटफुल डेट को हमेशा देख लें कि क्या पता ये आपके पास एज एन इनकम आए, क्या पता आपके पास एज एन इनकम आए. ठीक है, तो इसको जरा यहाँ पे देख लें कि आपके पास डाउटफुल डेट इनकम आती है या एक्सपेंस आता है. पहले देख लें आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले कोई है, आपके पास पहले 500 की गिवन है. तो अगर मैं यहाँ पे एक टी अकाउंट बनाऊं, वहां पे ऊपर देखें कैरिड ऑन आ जाएगा मेरे पास 500. 3% वो कह रहे कि रिसीवेबल्स का है और 200 बैड डेट है. डेटर्स होते हैं हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जो कि है 9000 के. 9000 में से माइनस करेंगे बैड डेट जो कि है 200 का, तो ये आ जाएगा 8800. 8800 का हम ले लेंगे बेटा क्या
परसेंटेज 3%, तो हमारे पास क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगी। That is 264। तो डिक्रीज इन प्रोविजन इज ऑलवेज एन इनकम, तो इनकम स्टेटमेंट में इनकम्स के अंदर चला जाएगा। 500 माइनस 264, तो मैं इसको यहाँ पे यूं शो कर सकता हूँ, ये देख लें। सर 3% क्यों लिया? क्या चीज? 3% क्यों लिया? ये गिवन है। अच्छा, डाउटफुल डेट्स। जी, पहले 500 थी माइनस 264, कितना बना? That is 236। दैट, ये सारी इनकम्स को मैं ऐड करूं तो ये बनता है 4176। यहां तक एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग दैट पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड? नो सर। अच्छा, मैं आगे जो है वो एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जगह पे बना रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जगह यहाँ पे खत्म हो गई है। ठीक है, जगह काफी होनी चाहिए। क्या चीज? ये जगह काफी होनी चाहिए। यार मेरे ख्याल से कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंसेस भी है ना, एक्सपेंसेस भी हैं। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। आपको सबसे पहले कैरेज आउटवर्ड है 800 का। ओके, डिस्काउंट अलाउड मेरे पास आ रहा है कैरेज आउटवर्ड के बाद, विच इज 1800। इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट उसने बताई हुई थी, वो कह रहा था जी इंटरेस्ट नहीं लिया हुआ तो ले लें। 60,000 का 11% और इसको 6/12 करें। That is equivalent to 3,300। ओके, अच्छा, ये 3 एडजस्टमेंट्स मैंने यहाँ तक कर दी हैं, फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बिकॉज मेरे बाद एक और क्लास स्टार्ट होनी है। कल से जो है ना मैं रूम चेंज करके बैठूंगा, ताकि क्लास वाला जो है ना इशू ना हो। फिलहाल मैं यहीं तक करवा रहा हूँ। कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कर लेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो तो पूछ लें। नहीं सर, एक्सपेंसेस के बाद बस टोटल वही तो निकलता है, नेट प्रॉफिट। एक्सपेंसेस के बाद फिर नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, लेकिन कल ये मैं निकलवा के आपको नेट प्रॉफिट, तो उसके बाद फिर अगली स्टोरी करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो ख्याल रखिएगा अपना। फिलहाल मैं इसको यहीं पर ही सेव कर रहा हूँ।
चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।